जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर जो है 9 करने वाले हैं। इसके पहले 8 कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी का भी लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं सबका। और हम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ये 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, ठीक है, क्या करा 30 किलोग्राम की द्रव्यमान की, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया। एक वस्तु जो है 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है। तो आरंभिक गति यानी कि ये यू हो गया। यदि उसके ऊपर जो है 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है, यानी कि ये एफ हो गया, तो उसे रुकने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें यहाँ पे समय बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एफ है। यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला कौन लगेगा, रुकने में कितना समय लगेगा, तो एफ दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या होता है हमारे पास, एम ए होता है। और ए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है आपका, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि ये डी वी बाय डी टी हो जाएगा। तो यही हमें डी टी को निकालना है कि कितना समय लगेगा, इसी को निकालना है। तो चलिए इस फॉर्मूले पर हम बैठाते हैं। तो इसको यदि लिखा जाए तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एफ बराबर जो है आप लिखेंगे ए बराबर एम डी वी बाय डी टी। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि ये डी वी बाई डी टी क्या है, ए का मान है, ए मतलब त्वरण का मान है। तो एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ है 60 न्यूटन, तो ये हो गया 60 बराबर जो है आपका एम का मान हो गया 30, और ये आपका इस तरह से डी भी कितना हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और डी टी हमको तो निकालना ही है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि एक जीरो से ये खत्म हो गया, और 20 दिया ही जो है ये 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 आ गया, तो 10 हमारे पास क्या 10 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कैलकुलेशन था। नेक्स्ट है कि 20 किलो वाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे जो है हमको कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। और कार्य बराबर क्या होता है आपका, शक्ति गुना समय। तो यहाँ पे आपको जो है शक्ति कितना दिया हुआ है, ये वाट मतलब क्या हो गया आपका, शक्ति दिया हुआ है। और ये आपका 10 सेकेंड हो गया, तो सिंपल से क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है। तो 20 दूनी 200 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 200 किलो जूल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पे दोगुनी हो गया है क्या गति, तो यानी कि यहाँ पे भी का वैल्यू अब 2 भी हो गया है, तो 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। अब वी का मान 2 भी है, तो जब आप 2 भी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम 2 भी का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 भी स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, काटना तो नहीं है, हमको काटना नहीं है, क्योंकि क्या होगा ये बताना है। तो इसमें क्या है कि ये आपका 4 गुना हो जाएगा। सिंपल से यदि आपको तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा सी। लेकिन सिंपल से ये हम बता रहे थे कि आपको जो है इसको केवल पढ़ के ही बता सकते थे, क्योंकि गति दुगुना कर रहा है। तो फार्मूला में जो होता है गति का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी गति दुगुना हो गया तो उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। यदि द्रव्यमान को दुगुना करता है तो सिर्फ दुगुना ही रह जाता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। फार्मूला यदि आपके पास पता हो तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। यदि यही आपका स्थितिज ऊर्जा बोलता है तो एम जी एच जो है इसका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक जो है 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। यहाँ कार जो है रुका हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ट्रक जो है एकदम टकरा रहा है, और ये ट्रक का जो है गति दिया हुआ है, और ये जो है आपका ट्रक का ही द्रव्यमान है। तो कार की हमारे पास कुछ नहीं है। टकराव के बाद दोनों एक साथ जो है 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या है यही बताइए। ठीक है, तो कार का द्रव्यमान हमको निकालना है, लेकिन कार का जो वेग है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो रुकी हुई है। तो आपको यहाँ पे जो लग जाएगा वो है ना, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वही यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर के बाद जो है ना, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, दोनों संवेग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहता है। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या होगा, तो टक्कर का पहले का संवेग जो हम निकालेंगे वो हम जो है ट्रक और कार दोनों का संवेग निकालेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रक जो संवेग हमारे पास होता है वो क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब पहले ट्रक का आप निकाल लीजिए संवेग। तो ट्रक का द्रव्यमान कितना है 2000 कितना है 2000। अब वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक और जीरो इस पे आ जाएगा। अब प्लस कार का कितना है
कार का द्रव्यमान कितना है हमको नहीं पता है, तो इसके द्रव्यमान को m मान लेते हैं। और इसका वेग कितना है, तो रुका हुआ है इसीलिए इसका वेग 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि इधर सिर्फ क्या बचेगा आपका, तो है ना 20,000 बचेगा। ठीक है, तो ये हम जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, ये हमारे पास केवल क्या रह गया 20,000। ठीक है, अब ये 20,000 जो है क्या होगा, संवेग के टकराव के जो बाद है, टकराव के बाद का संवेग के बराबर होगा। टकराव के बाद क्या हो गया, दोनों का गति एक साथ यहाँ पे लेंगे, द्रव्यमान कितना ले लेंगे दोनों का, चूँकि संवेग है तो संवेग का क्या होगा m भी होगा। अब इसी पे हमको बैठाना है, तो यहाँ पे m यानी द्रव्यमान क्या लेंगे, दोनों का द्रव्यमान आपको लेना पड़ेगा। तो एक का तो है 2000 और कार का पता नहीं, कार का हम n मान लेंगे, तो ये 2000 प्लस का m हो जाएगा। अब वेग कितना है, तो दोनों का संयुक्त द्रव्यमान कितना, वेग कितना है 8, तो ये गुना 8 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, सिंपल से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है आपका 8 दूनी 16, यानी 16,000 हो जाएगा। ठीक है, जब इससे आप 8 को गुना कीजिएगा तो ये 16,000 हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो 20,000 में से 16,000 जाएगा तो कितना बचेगा 4,000 बचेगा। तो ये 4,000 और ये गुना 8 एम, तो ये 8 एम के बराबर होगा। तो 8 पचे जो है 40, यानी कि 500 जो है यहाँ आपका आ रहा है। तो ये 500 इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान कार का, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग। ठीक है, कितना वाट का, 750 वाट का। 750 वाट का मतलब है कि ये 1 घंटा में ये 750 वाट जो है ये खपत होगा इसका। 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो 1 घंटा में 750 हो गया, तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा, 750 से आप जो है 4 में गुना कर दीजिए, 75 चौके 300, यानी कि 3000 जो है ये आपका हो जाएगा। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितना होगा, तो यहाँ एक ही दिन में बता, और एक दिन में ये 4 घंटा, तो यानी कि इतना ही करेगा, लेकिन इसको यूनिट में बदलना है। तो यूनिट में बदलना है तो आपको सीधा क्या करना है, वाट को यूनिट में बदलने के लिए आप सिंपली क्या करना है, आपको 1000 से भाग देना। जब 1000 से भाग दीजिएगा तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहीं पे यदि आपको यहाँ पे जो है ये पूरा का टेबल ही याद रख लेते कि जो 0 डिग्री है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के जो है बराबर होता है, और ये केल्विन में यदि बात किया जाए तो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है आप सामान्यतः इस 3 को याद रखिए, हालांकि 5 होता है इसका। ठीक है, लेकिन आप 3 को जो है कम से कम जरूर याद रखा कीजिए, और आपको हमें उम्मीद है कि ये याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकेंड के बाद, ठीक है, जमीन पर वापस आती है। वह वेग ज्ञात करे जिसके साथ उसे फेंका गया था। तो जिसके साथ फेंका गया था वो वेग हमें जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या है कि जो सेकेंड टाइम का वेग उसको भी बोलते हैं, पहली बार जिस वेग से इसको फेंका गया, ठीक है, तो वो u होगा। अच्छा, यहाँ पे तो हमको वही निकालना है जो कि क्या करना है आपको, जिससे उसको फेंका गया था। तो यहाँ पे आपके पास ये 12.5 क्या हो गया सेकेंड, यानी कि ये आपके पास टाइम दे दिया। अब यहाँ जो फार्मूला आप प्रयुक्त करेंगे, उसको फेंका कैसे गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ इसको फेंका गया है। तो सिंपल से आपके पास फार्मूला क्या लग जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी। अब यहाँ पे समझिए कि जो हमारा u होगा, ठीक है, u होगा, ठीक है, जो u होगा हमारा वो क्या होगा, u यानी कि आपका जो प्रारंभिक वेग होगा तो वो तो 0 होगा, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। बचा हमारा a का मतलब त्वरण होता है, और यहाँ पे कौन सा त्वरण लगेगा, यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जिसकी वैल्यू 10 होता है, और टाइम जो है आपके पास 12.5 लग रहा है। तो जब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये 10 से जो है दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि 125 आ जाएगा। सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। यदि 1/3 पानी के नीचे है, ठीक है, क्या है, 1/3 पानी के नीचे है, उसका डूबा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है
कि जो वस्तु का घनत्व होता है, यहाँ पे जो आपका वस्तु का घनत्व होता है और बटे जो जल का घनत्व होता है, ठीक, ये बराबर किसके होता है कि वस्तु का घनत्व लिए हैं तो इसके सामने क्या होगा कि जो वस्तु जो है जल में कितना डूबा हुआ है, ठीक है ना, वस्तु जो है जल में कितना डूबा हुआ है, तो जल में कितना वस्तु डूबा है वो लेते हैं, और वस्तु का कुल आयतन कितना है, वस्तु का कुल आयतन जो है वो कितना है इसको लेना है। तो सिंपल सी बात है कि जो वस्तु का घनत्व है वो n है, ठीक है, जल का घनत्व 1। अब इसी तरह से जो है कितना अंदर डूबा हुआ है, 1/3 जो है ये पूरा अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, कितना में से 1 में से, चूंकि 1 ही सब पूरा होता है। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, ये n गुना n इधर आ जाएगा n, और ये 1/3, तो ये 1/3 ही जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है। तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान की जो है एक वस्तु है और वस्तु पर जो है इतना समान वेग से गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकालना यानी कि 1/2 mv² होता है, क्या होता है 1/2 mv², तो इसी पे आपको बैठाना है, यानी कि द्रव्यमान कितना हो गया आपका 20 हो गया, तो ये हो गया 20 और m हो गया v कितना हो गया 5 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका काट दीजिएगा 10 से, तो ये हो गया आपका 250, तो 250 कहाँ हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है 250 जूल। समय t के दौरान तार में जो है तार के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निर्धारण होता है, तो ऊष्मा किस क्या होता है H बराबर I²RT, तो आपके सिंपल से जो है ऊष्मा का सूत्र पूछ लिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी इसका हो जाएगा H बराबर I²RT, ठीक है। I का मतलब धारा होता है, R का मतलब प्रतिरोध, T का मतलब समय, और ये हो गया आपका हीट, ठीक है। कई बार जो है आपको U बराबर भी हो सकता है मिल जाए, तो ये ध्यान रखना है कि आपको H की जगह पे कई बार U भी मिल जाता है। एक लेंस जिसकी पावर जो है -2.5 डायोप्टर है, लेंस का प्रकार उसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी, तो फोकस लंबाई हमको नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि सभी में जो है आपका जो फोकस लंबाई है समान दिया हुआ है, यानी कि हमसे ये फोकस लंबाई पूछा नहीं है, बस हमको जो है लेंस का प्रकार बताना है किस प्रकार का है। तो लेंस की प्रकार बताने के लिए जो है इसका चिन्ह को देखना जरूरी है, तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह किसका होता है आप इसको समझिए जरा, ये आपका क्या हो गया उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इधर से प्रकाश जाएगा और यहाँ पे आके ये रुकेगा, तो ये किस तरफ आ रहा है, तो ये इसका फोकस लंबाई कहलाएगा, तो ये किस तरफ दाएं तरफ आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है, तो ये इस तरफ से उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो उत्तल लेंस का वो पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव तब किसका हो जाएगा जो अवतल का, तो अवतल का क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे अवतल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ भी अवतल है यहाँ भी अवतल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों ही हमारा सही है, इसमें यदि ये एग्जाम में इस तरह से आया होता तो ये क्या होता आपका गलत होता ऑप्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन एरर होता, लेकिन जो है यहाँ पे दोनों ही है, तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों ही इसका आंसर सही है जिसमें है कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अवतल है, अवतल लेंस ही है, दर्पण तो किसी में लिखा हुआ है नहीं, यही इसलिए हमारा ये होगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए कि त्वरण का SI इकाई क्या है, तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा सीधा हो जाएगा। और त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, या इसी को v-u/t भी लिखते हैं, तो ये सूत्र ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी क्या है L है, तो उनके तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। देखिए दो शीर्ष के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य, दो शीर्ष के बीच की दूरी हो या दो गर्त के बीच की दूरी हो उसको क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ दो शीर्ष के बीच की दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य भी उसका L ही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट का बढ़ते हैं और लास्ट का ये वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है, तो वेग और समय के बीच कौन सा जो है यहाँ संबंध दर्शाता है फार्मूला वही आपको बताना है। तो इसके पहले भी जो है इसी में जो है हमने क्या कर चुके हैं अभी इसका फार्मूले का यूज़ कर चुके हैं, किसका ये जो आपका v बराबर u+at इसी का तो प्रयोग किए थे, ये अपना क्या जाएगा इसका। देखिए इसमें और भी कई सारे सूत्र होता है यानी, लेकिन यहाँ वेग और समय
तो वेग समय यहाँ पे क्या हो गया कि वेग हो गया v और समय हो गया t। तो इस तरह से वेग और समय लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्या करना होता है कि इस तरह के फार्मूला में जो त्वरण का वैल्यू होता है, त्वरण, उसको यहाँ पे काउंटिंग नहीं किया जाता है फार्मूला में। किसका? त्वरण को। तो यदि आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a है, तो a को जो है काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से क्या हो जाता है, नियतांक हो जाता है। तो त्वरण को यहाँ पे काउंटिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये वेग हो गया और ये समय हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये होता है। और यहाँ तो ये फार्मूला है आपके पास क्या है, गलत है। ठीक है, ये फार्मूला है क्या है, गलत है। और यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो गया, ए को काउंटिंग नहीं करना है, एस, एस मतलब क्या हो गया, विस्थापन। ठीक है, एस मतलब क्या हो गया, विस्थापन। ये फार्मूला क्या सही है, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, ये भी फार्मूला आपके पास फिर यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपके पास गलत हो जाता है। लेकिन ये फार्मूला जो आपका रहता है, ये क्या होता है, विस्थापन और वेग का बीच का संबंध बताता। तो आप ना अधिक आपके किसके बीच संबंध पूछ रहा है, उसमें से बस आप ध्यान रखिए कि हमको ए को जो है हटा देना है, बाकी जो है वैल्यू उसको चेक कर लेना। ओके, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को इतना ही लगेगा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, और मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे जो है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।